Hello everyone. In this video, I am going to discuss about some causes of French Revolution. अब इसमें पहला जो बेसिक जो कॉज था, जैसे हमने पहले ही बात किया, जो मेन कॉज था वो डिवीज़न था, सोसाइटी में डिवीज़न। 3 स्टेट्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी और इस वजह से प्रिविलेज और अनप्रिविलेज क्लासेस थे। क्लर्जी और नोबल्स प्रिविलेज क्लास था जिसे टैक्स नहीं पे करना होता था, और जो थर्ड स्टेट था वो कॉमन पीपल का था। The first two states, comprising the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. They were exempt from paying taxes. And the third state comprised businessmen, merchants, peasants and artisans, laborers had to pay taxes to the state. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न था सोशल इनइक्वलिटी का। दूसरा आता है पॉलिटिकल कॉजेज़। पॉलिटिकल कॉजेज़ में लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, अननेसेसरी या अनकंडीशनल हेल्प भी फ्रांस करता था दूसरे कंट्रीज़ की वार में, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा जो उसका जो एक्सपेंडिचर था आर्मी पे वो बहुत ज़्यादा खर्च होता था। तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार एक इसका बड़ा रीज़न है। इट ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, बहुत ज़्यादा पैसा फ्रांस ने इसमें बहाया। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस such as cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes which angered the people. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो इसमें एक्सपेंडिचर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स होते हैं उनमें, कोर्ट को मैनेज करने में, आर्मी को मेंटेन करने में, गवर्नमेंट ऑफिसेस या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पे काफ़ी पैसा खर्च होता था, और ये पैसा थ्रू टैक्सेस, इंक्रीज्ड टैक्सेस लिया जाता था। इस तरह से टैक्सेस को इंक्रीज़ करके वो पैसा निकाला जाता था। लुई 16 ब्रॉट इन अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स टू रिव्यू द वीकेंड फ्रेंच ट्रेजरी। काफ़ी ज़्यादा स्थिति या सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी, पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, और इसको सही करने के लिए या इससे बाहर निकलने के लिए लुई 16 ने कई सारे मेंबर्स को अपॉइंट किया, और सभी मेंबर्स ने ये एडवाइस किया कि एक रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है टैक्सेस में। और उन्होंने ये एडवाइस किया कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं, जो एग्जेम्पशन उनको मिला है वो नहीं मिलना चाहिए, सभी को टैक्स पे करना होगा, तभी ट्रेजरी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। ईच एडवाइज़र रीच्ड द सेम कंक्लूजन that France needed a radical change in the way it taxed the public, and each advisor was in turn kicked out. और ये एडवाइस करने वाले हर एडवाइज़र को बाहर निकाल दिया गया, यानी उनकी जो ओपिनियन था उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। फाइनली द किंग रियलाइज्ड दैट दिस टैक्सेशन प्रॉब्लम रियली डिड नीड टू बी एड्रेस्ड. So he appointed a new Controller General of Finance, Charles D. Calonne, in 1783. 1783 में चार्ल्स डी कैलोन को उन्होंने न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस अपॉइंट किया। Calonne suggested that, among other things, France begin taxing the previously exempt nobility. जो नोबल्स हैं, जो पहले से जिनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, यानी जिन्हें टैक्स नहीं पे करना है, अब उन्हें टैक्स के दायरे में लाना होगा, उन्हें टैक्स पे करना होगा। लेकिन नोबिलिटी ने इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। द नोबिलिटी रिफ्यूज्ड इवन आफ्टर कैलोन प्लीडेड विद देम ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ नोटेबल्स इन 1787। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कैलोन ने, फिर भी नोबिलिटी इसके लिए राज़ी नहीं हुई। तो ये था पॉलिटिकल कॉजेस, जो रिफॉर्म्स निकाले जा रहे हैं, चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। चार्ल्स डी कैलोन ने भी कोशिश की, लेकिन कोई इसका सोल्यूशन, पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकल पाया, और लॉन्ग टर्म लॉस इसको फ्रांस को झेलना पड़ा। नेक्स्ट फिर आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे। पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी फ्रांस की,
तो पॉपुलेशन बढ़ेगी 23 मिलियन थी 1715 में और 28 मिलियंस हो गई 1789 में। तो इस तरीके से काफ़ी रैपिड इंक्रीज़ हो रहा था और फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी वो भी डे बाई डे बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है वही बढ़ेगी। द प्राइस ऑफ ब्रेड शॉट अप, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, तो इस तरह से उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी कम हो रही है और जो ब्रेड के प्राइसेस हैं मार्केट में वो भी बढ़ते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी उस पेस से नहीं हो पा रहा। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद राइजिंग प्राइसेस। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, एम्प्लॉयमेंट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा था और वेजेस जैसे प्राइसेस बढ़ रही थी यानी जो महंगाई आ रही थी उस तरह से वो वेजेस यानी जो उनकी सैलरी थी वो उनको पूरी नहीं पड़ रही थी, यानी काफ़ी जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हम कह लें कि वो आती जा रही थी। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, यानी इतना पैसा भी वो नहीं अर्न कर पा रहे हैं कि अपनी फैमिली के लिए दोनों टाइम का वो फूड अरेंज कर सकें। तो ये थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। इसके बाद एक नया स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास यहाँ से शुरू होता है। धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ फ्रांस में और जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र करते थे तो वो लोग धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होना शुरू किए और एक नया वेल्दी क्लास, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास उन्होंने फॉर्म किया। धीरे धीरे उनके पास पैसा आता गया, उन्होंने अपने सिबलिंग्स यानी बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दिया और एक नया क्लास यहाँ से बनना शुरू हुआ। अ न्यू मिडिल क्लास कंप्राइजिंग मेंबर्स हु वर एजुकेटेड एंड वेल्दी emerged during the 18th century. They believed that no group in society should be given privileges by birth. अब इन्होंने ये बातें रखी, जब एजुकेटेड हो गए, जब जो थिंकिंग डोमेन था उनका बढ़ा, तब उन्होंने इस अपनी डिमांड्स को रखा कि प्रिविलेज अनप्रिविलेज क्लासेस की इस तरह से डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए और बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिलते हैं रॉयल फैमिली में जो बर्थ ले रहा है या जो क्लैरिजीज या नोबिलिटी में जो बर्थ ले रहा है उसको बाय बर्थ वो प्रिविलेजेस मिलेंगे, उसको टैक्स नहीं पे करना होगा और कई सारे उसको एडवांटेजेस मिलेंगी। तो ये चीज़ें गलत हैं, वो उसके अगेंस्ट थे। आइडिया ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स। कई सारे फिलोसोफर्स, थिंकर्स, सोशल रिफॉर्मर्स भी उस समय आए जिन्होंने की फ्रीडम और इक्वलिटी की बात की, यानी सभी प्रिविलेज और अनप्रिविलेज क्लासेस में जो सोसाइटी डिवाइडेड थी सभी उसके अगेंस्ट थे। द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स, कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल। तो इन फिलोसफर्स और थिंकर्स के जो आइडियाज़ थे, जो उनके व्यूज़ थे, उसको हर जगह डिस्कस किया जाता था और इस तरीके से ये आइडियाज़ सोसाइटी में हर जगह फैलने लगे। तो ये था इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। तो इसमें हमने देखा कि क्या बेसिक रीज़न थे, सोशल इनइक्वलिटी थी, जो 3 स्टेट्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी, पॉलिटिकल कॉजेज़ में लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हमने देखा और जो एक्सपेंडिचर थे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स, इसमें आर्मी और कोर्ट के अलावा गवर्नमेंट ऑफिसेस को रन कराना, यूनिवर्सिटीज़ और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रन कराना, ये सारी प्रॉब्लम थी और उसको सॉल्व करने के लिए कई सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स लुई 16 ने अपॉइंट किए, लेकिन उनके ओपिनियन को नहीं फॉलो किया गया और उनको बाहर कर दिया गया। फिर एट लास्ट कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस बनाया गया चार्ल्स डी कैलोन को 1783 में और उन्होंने भी ये ओपिनियन दिया, ये एडवाइस किया कि जो टैक्सेस हैं वो नोबिलिटी को भी पे करने होंगे, बट नोबिलिटी इसके लिए राज़ी नहीं हुए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, जैसे पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना और जो फूड ग्रेन्स है उसके डिमांड भी बढ़ना। प्राइसेस जो ब्रेड की थी वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ती चली गई और वेजेस यानी जो सैलरी थी वो नहीं बढ़ रही थी, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद एक नया स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास फॉर्म होता है जो कि इक्वलिटी और फ्रीडम की बात करता है।
प्रिविलेजेस को ख़त्म करने की बात करता है। इसमें एजुकेटेड और वेल्दी क्लास है और जिन्होंने फ्रीडम और इक्वलिटी के आइडियाज़ को रखा। इसमें कई फ़िलासफ़र्स और थिंकर्स भी आते हैं जिनके आइडियाज़ को ओपनली जो पब्लिक मीटिंग्स वगैरह में लोग आपस में डिस्कस करते थे। ठीक है, तो सो दिस वाज द टॉपिक causes of French Revolution and the emergence of a strong middle class.